Good evening friends, my name is Dilip Soni and welcome back to our YouTube channel यूनिक लर्निंग हब। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, आपने टाइटल देख ही रखा होगा। तो टाइटल है क्या हमारा, टॉपर्स स्ट्रेटजी। टॉपर्स स्ट्रेटजी मतलब कि जो टॉपर होते हैं, सीजीएल टॉपर हो, चाहे एमटीएस टॉपर हो, चाहे सीपीयू टॉपर हो, चाहे सीएचएसएल टॉपर हो, किसी भी टॉपर की बात करें तो वो अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ऐसी क्या बातें करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें करते हैं कि वो बाकी सबसे आगे जाते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी है किसकी, सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है प्रीलिम्स, जुलाई में जो टेंटेटिव है उसके बारे में है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि आपको जो ये 90 दिन का समय बचा है, जो मोटे मोटे तौर पे, उसमें आपको क्या क्या करना है। जैसे कि क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको छोड़ना है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले प्रिपरेशन शुरू की तो वो तो अपना सिलेबस हो सकता है एक बार कवर भी कर रखे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी मतलब सोचा है कि हम भी सीजीएल को अटैम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए ये सब कुछ नया होगा एक बार से स्टार्ट करना। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, उनको क्या चीज़ें अभी पढ़नी चाहिए ताकि वो इससे सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम में जाके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि क्वालिफाई नेचर का है एग्ज़ाम। तो बात सबसे पहले करेंगे सीजीएल के प्रीलिम्स के बारे में, फिर हम बात करते हैं कि आगे हमें सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैं पूरे प्रीलिम्स की बात करूं तो सब्जेक्ट में क्या है ना, 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो क्या होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट और एक होता है नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सा सब्जेक्ट है, हमने तो कभी पहले नहीं पढ़ा ऐसा सब्जेक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें अपने को पता है कि अपने जो मार्क्स आने वाले हैं वो हम प्रीलिम्स से जब एग्ज़ाम देते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें एग्ज़ाम में मार्क्स मेरे इतने ही आएंगे। ठीक है, और नॉन स्कोरिंग कौन से होते हैं, जिसमें अपने को पता ही नहीं रहता, श्योरिटी नहीं रहती कि भाई हमने क्वेश्चन किए तो है पर अपने को ये नहीं पता कि हमारे मार्क्स उसमें आएंगे, गलत होंगे, क्या है, हमेशा डाउट में रहते जब तक अपनी आंसर की ना आ जाए। तो अगर मैं इसको बांटना शुरू करूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं और नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, तो उसके बारे में देखो। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्कोरिंग सब्जेक्ट की। स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैं बात करूं तो इसमें आता है एक तो पहले मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं वो अपने को पता है या तो सही होगा और या क्या होगा, गलत होगा, और या फिर हमने क्या किया होगा, उसको स्किप किया होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमने वहाँ पे सेलेक्ट पक्का किया होगा। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात। फिर इसके बाद आते हैं, एक सेक्शन दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें जो प्रीलिम्स में जो वेटेज है, मैथ्स का कहूँ या मैं रीजनिंग का कहूँ, दोनों का ही वेटेज क्या है, 50-50 नंबर का, मतलब 100 नंबर। तो अगर आप, मैं कहूँ कि अभी आपकी 200 में से जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग, मैं अगर मान के चलूँ कि 130 के अराउंड जाए, तो आपको कट ऑफ में 50 हिस्से लेके आने हैं, 50 हिस्से लेके आने, तो बाकी वाले जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे उससे सब्जेक्ट कितने लाने हैं, मार्क्स 30 नंबर। तो आपको 100 नंबर सिर्फ 2 सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो स्कोरिंग तो यही है, क्योंकि इसमें आपको श्योरिटी के साथ आपको पता रहता है कि हमारा क्वेश्चन गलत होगा या नहीं होगा, और हम सबसे पहले इसको अटैम्प्ट करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात होगी। अब नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, तो सबसे पहले तो जिसकी बात होती है हमेशा की तरह, तो सबके क्या है ना, प्रॉब्लम की तरह ही है, जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी वो, तो आता है वो कौन सा सब्जेक्ट, जीके। जीके मतलब जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जो है वो क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, उसके बाद आपको फिर भी श्योरिटी नहीं होगी कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आपने चाहे हिस्ट्री की पूरी लक्ष्मीकांत नहीं, हिस्ट्री की आपने चाहे पूरी वो जो इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है वो पढ़ ली हो, चाहे आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ के चले जाओ, चाहे आप ज्योग्राफी में 11th की या 12th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, फिर भी आपको कभी श्योरिटी ये नहीं होगी कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी से आएगा।
ठीक है। तो ये क्या है, डाउटफुल सब्जेक्ट है, मतलब आपको कभी श्योरिटी नहीं आएगी, तैयारी करके भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मैंने जीके में तैयारी की तो है, पर अपने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे उसका मैं कह नहीं सकता। दूसरा जो नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है कौन सा, इंग्लिश। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश कैसे नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो देखो इंग्लिश में मैं ये कहूँ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो गलत भी नहीं होगा, पर देखो नॉन स्कोरिंग कैसे हैं, जैसे आपको पता है कि इसमें कुल मिला के 3 सेक्शन आते हैं। क्या क्या आते हैं, एक तो ग्रामर आता है, ठीक है, एक हो गया ग्रामर, और क्या आता है वोकेबलरी, और क्या आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेब 3 सेक्शन आते हैं। अब जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अब आपको पता है कि भाई मैं ये रूल पढ़ के जा रहा हूँ, मेरा ये वाला रूल वहाँ पे आएगा, नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि भाई वोकेब कौन सी आएगी, आप तो ऐसे ही 10,000 वर्ड पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि 10,000 वर्ड पढ़ ली तो पक्का है कि उसमें से एक तो फंसेगा या 2 तो फंसेंगे, पर आपको श्योरिटी थोड़ी ना है किसी चीज़ों की। और जब आप एग्ज़ाम दे के निकलोगे वहाँ से, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो उस एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया हो और आपने सोच रखा हो कि ये पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं बनेंगे, मैं इंग्लिश में श्योर नहीं हूँ। ऐसा कई बार आपने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा। तो इसको नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें स्कोर पूरा हम कभी नहीं कर सकते, हालांकि करते हैं कुछ लोग, एक्सेप्शन तो होते ही है हर जगह पे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इसका जो स्कोर है वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते जब तक अपना आंसर की आउट ना हो जाए। तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं आगे कि भाई एक तो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज कहूँ का मैं, या सब्जेक्ट वाइज कहूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है इस 90 दिनों में, ताकि जो आपका स्कोर है 200 आउट ऑफ एटलीस्ट ना करके आपका स्कोर एक डिसेंट स्कोर बन जाए 150, ताकि आप प्रीलिम्स जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लो। हालांकि मार्क्स मैटर नहीं करते, पर जब ये 150 मार्क्स आएंगे तो आपका जो मेंस के लिए जो कॉन्फिडेंस होगा वो बाकी लोगों से क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ इसको एकदम अच्छे से सुनना और वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। आप ये मत सोचना कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हाँ ये वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है कुछ देर के लिए, पर आप इसमें जो भी चीज़ें सुनोगे, जो भी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो एकदम टू दी पॉइंट होंगी, ठीक है ना। बाकी मेरे को कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कुछ किसी को गलत गाइड करना है, क्योंकि मैं MTS सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है सबसे पहले। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मैथ्स की। अब देखो मैथ्स में क्या होता है, आप सबको पता है, सबने तैयारी स्टार्ट की होगी या नहीं की है तो अभी मैं बता देता हूँ। मैथ्स में होते हैं 2 सेक्शन, एक तो क्या होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, देखो अरिथमेटिक क्या होती है, अंक गणित होती है। अंक गणित में क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होता है और उसमें डायग्राम्स वगैरह नहीं होते। जबकि एडवांस जो होती है, एडवांस में अगर नंबर सिस्टम को छोड़ दे तो बाकी सारे एडवांस में, हाँ नंबर सिस्टम को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी वाले जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहूँ या मैं कहूँ टॉपिक्स है, उसमें क्या होती है डायग्राम्स की बेस पे अपने को क्वेश्चन प्राप्त होता है या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आगे कि अरिथमेटिक में ऐसे कौन से अपने को चैप्टर है जो अभी हम प्रीलिम्स के टाइम में करें, ताकि हम जो अरिथमेटिक में कहूं या मैं कहूं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए अपने को करना क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, अरिथमेटिक का एक बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक मतलब कि अगर आपने परसेंटेज कर रखा है तो आपके पास चाहे क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन टॉपिक से आए, आप उसको कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपने पहले से कभी मैथ पढ़ी है, 10th तक की मैथ आती है, तो डेफिनेटली हर किसी ने पढ़ी होगी, किसी की मैथ अच्छी होगी किसी की बुरी होगी, पर आपको परसेंटेज का नॉलेज होगा। अब देखो परसेंटेज जैसे ही आप क्लियर करते हो उसके बाद क्या आता है, इसमें मैंने एक मेंशन नहीं किया, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक। 2 टॉपिक ये ऐसे हैं, इन दोनों टॉपिक को तैयार करने के साथ ही आपकी जो अरिथमेटिक होती है वो 50 to 60% आपकी एकदम कवर हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक का बेस है। तो परसेंटेज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और आप यहाँ पे इंक्लूड रेशियो और प्रोपोर्शन को भी साथ में कर लेना। किसको, एक तो रेशियो प्रोपोर्शन।
अब बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की अगर मैं कहूँ कि प्रीलिम्स में आपके 25 आउट ऑफ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर आगे बात करते हैं टाइम एंड वर्क, इसका एक क्वेश्चन श्योर आता है। CI/SI में से CI का क्वेश्चन हो सकता है या SI का, तो एक क्वेश्चन तो इसमें से भी आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, हो सकता है वो रिलेटिव स्पीड का हो सकता है वह नाव वाला क्वेश्चन हो, और एवरेज में आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि कैलकुलेटिव हो सकता है, पर आपको ये भी देख के जाना है क्योंकि इनमें क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, तो बात कर ली हमने सारे अरिथमेटिक के टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, पहले आपको अभी यही देखने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने इसको 2 से 3 बार सीट प्रीवियस ईयर जो है TCS वेंडर के आने के बाद सारे प्रीवियस ईयर निकाल दिए है इन टॉपिक के, तो आप अगर दूसरे टॉपिक में चले जाओ, कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आपको प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट रखने हैं, प्रायोरिटी पे जो आपको टॉपिक रखने हैं, वो टॉपिक अरिथमेटिक में ये सारे होंगे। कुल 6 टॉपिक मैंने बताए, और 7वां जो है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब एडवांस की। एडवांस में देखो, एडवांस में भी क्या है कि एडवांस में जो टॉपिक है वो वैसे तो कम ही है, और सारे जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में मैं कहूँ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के मोटे तौर पे मैं कहूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही है प्रीलिम्स में। नंबर सिस्टम की बात करूँ तो इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। और अगर मैं बात करूँ कि नंबर सिस्टम में किस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, तो इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। TCS जब से वेंडर है तब से यही पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन और एक कौन सा डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ के जाना एग्जाम से पहले। फिर बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा आपको तैयार करके जानी है क्योंकि इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री, इसका 1 से 2 क्वेश्चन। और फिर मेंसुरेशन, जो कभी कभी हो सकता है एक क्वेश्चन आए और कभी क्वेश्चन हो सकता है 0 ना आए, क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज और मेंसुरेशन का वेटेज इन दोनों को क्या है ना, इक्वल कर लेते हैं। ये कभी कभी ज्योमेट्री ज़्यादा पूछ लेते हैं तो मेंसुरेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन ही ज्योमेट्री की तरह है। ठीक है ना, 2D की अगर बात करते हैं तब। तो ये हो गए एडवांस के टॉपिक जो हमें अपने को पहले कवर करने हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले, स्पेशली CGL की प्रिपरेशन अभी जब आप करोगे तो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन। अब जैसे अपने को सब्जेक्ट मिलता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के जैसे पढ़ते हैं तो अपने को पता होनी चाहिए कि जो रीजनिंग है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक तो होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल। अब मैं बात करूं कि नॉन वर्बल और वर्बल में आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो वर्बल टॉपिक है और कौन सा नॉन वर्बल है। तो वर्बल मतलब क्या हो गया, जो हम वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें किसी पेंसिल की ज़रूरत ना हो, किसी पेन की ज़रूरत ना हो, बस हमने देखा ऑप्शन और अपने को ऑप्शन से पता चल गया कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। और नॉन वर्बल में क्या है, अपने को पेन उठाना पड़ता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। अब इसके बात करते हैं कि वर्बल टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको कवर करके जाने हैं, क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो ईजी होते हैं, पर इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपका जो स्कोर है 50 आउट ऑफ मैक्सिमम आ सके। तो उसके लिए एक तो जो एक अभी नया TCS जब इसने मेंस लिया था, तो इसमें मेंस में एक नया टॉपिक ऐड किया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये वाला टॉपिक आप क्या है ना बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी अब रहेगी। और फिर दूसरा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, पहले जैसे क्वेश्चन आते थे कि नॉर्मल क्यूब का डिफरेंस देके हो सकता था, स्क्वायर के डिफरेंस से हो जाता है कोई, ठीक है, कोई हो सकता है प्लस प्लस हो सकता है, कोई माइनस माइनस हो सकता है, तो ऐसा कोई भी एक परफेक्ट गैप हो सकता है, ऐसे करके वो क्वेश्चन बनाते थे। पर अब जो है, अब इनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हो गया है, तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए है। तो इसलिए आप क्या है ना, इसका प्रीवियस ईयर जितने भी मार्क्स क्वेश्चन आए हैं उसकी पूरी प्रैक्टिस करके जाना पहले। फिर बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, वैसे तो क्वेश्चन कई तरीके के बनते हैं, पर इसमें जो स्पेशल क्वेश्चन की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी मतलब जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो प्रोपोर्शंस में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि आपके वहाँ पे जाते ही
आपके दिमाग में वो स्ट्राइक हो कि आपको कौन सा लॉजिक पहले लगाना है और कौन सा लॉजिक उसके बाद लगाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, एक दूसरा टॉपिक और है, वो है कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि कहने को तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, आपको टॉपिक बहुत नॉर्मल लगता है, पर जब आप इनके क्वेश्चन देखोगे अभी टीसीएस वेंडर आने के बाद, स्पेशली मैं कहूँ 2020 के बाद, तो इसका जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है, मतलब बैंक के बराबर तक ये पहुँच चुका है। इसका जो लेवल आता है, अगर मैं कहूँ कि आप नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप छोड़ के जाओ, सबसे बेटर होगा। क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन में ये सोच लिया कि मैं नहीं इस क्वेश्चन को करके ही जाऊँगा, तो आप अपना पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब करके आओगे। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, पर हाँ, अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो आप इस टॉपिक को क्या है ना प्रायोरिटी पे रखो, और प्रीवियस ईयर जो भी पिनेकल से है, पिनेकल की पूरी बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारा जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे कंपाइलेशन में दे रखे हैं, आप उसको करके जाइए। आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है, चाहे ये हो या कोई और टॉपिक हो, अच्छे से कवर हो जाएगा और आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फिर बात करते हैं नए टॉपिक भी, उसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। मतलब हो सकता है ऐसी कोई मैट्रिक्स बनी हो ऐसे, और आपको मैट्रिक्स में यहाँ से यहाँ बनाना हो, बीच में कुछ दे रखा हो, ऐसे हो सकता है ऐसे चले उसमें रूल, हो सकता है उसमें ऐसे दो का सम हो और तीसरे पे ऐड हो जाए बराबर, तो इसमें कुछ भी रूल रह सकता है। वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको स्ट्राइक करेगा, पर हाँ, क्वेश्चन स्ट्राइक तब करेगा जब आपने इसकी क्या है ना पहले प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इसके लिए भी वैसे ही बाकी सारी सब जो चीज़ें कर रखे हैं उसी की तरह इसमें भी क्या आपको चाहिए, प्रैक्टिस की नीड है। फिर आगे बात करते हैं वर्बल रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग होती है, मैं कहूँ अगर इसमें आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो मैं कहूँगा आपकी रीजनिंग बहुत ख़राब है फिर। क्योंकि वर्बल रीजनिंग जो है वो कोई भी बंदा अगर 10th लेवल या 12th लेवल क्लियर करता है तो उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक आते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एक फिगर सीरीज हो गया, हालांकि ये जो स्पेशली अगर मैं इस फिगर सीरीज़ की बात करूँ तो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी क्लॉकवाइज घूमता है, तो आपको याद नहीं रहता और थोड़ा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। तो इसको अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को मत करना, ठीक है। पर हाँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाओ, फर्स्ट गो में नहीं, जब आप सेकेंड गो में आओगे वापस तब आप इस क्वेश्चन को देखने का ट्राई करना, ताकि आपका क्वेश्चन ये गलत ना हो। फिर एक जो नया टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग मतलब आपको दे रखे होंगे, कोई भी एक आकृति दे रखी होगी, फिगर दे रखा होगा, बोलेंगे इसमें से कितने रेक्टेंगल है, या फिर पूछ लेंगे इसमें से कितने ट्रायंगल है, तो इन सब की चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फिर है एक ये टॉपिक वाटर इमेज, नॉर्मल है, ठीक है ना। वाटर में इमेज आपने देखे होंगे, जैसे हम खुद खड़े होकर पानी के पास खड़े होते हैं तो अपनी इमेज भी वाटर में जाके बनती है, हमारी इमेज उल्टी बनेगी, तो आपको वैसे ही आपको कैरेक्टर दे देंगे या कुछ ऐसा दे देंगे, उसकी वाटर इमेज बतानी है आपको। मिरर इमेज सेम वैसा ही है, मिरर के आपको लेफ्ट साइड में बतानी है, इसमें अपोजिट होगी, ठीक है। और एक जो है वो है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग सबसे ईजी टॉपिक है, आपको कुछ नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन पहले आप देख लो कि पेपर कटिंग में कैसे रोटेट होता है, कैसे रोटेट करना पड़ता है हर पेपर को, बस थोड़ा बहुत कर लो, ये हो जाएगा। ये टॉपिक नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गई अपने रीजनिंग सेक्शन की बात। अब बात करते हैं आगे जो सेक्शन है वो है इंग्लिश। इंग्लिश जो सेक्शन है वो आप, मैं कहूँ कि भाई आप तैयार कर रहे हो तो सीधा आप ये सोच के तैयार करो कि मेरे को मेंस देना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसका जो वेटेज है मेंस में वो 135 मार्क्स का है, मतलब 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और ईच क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। तो आपको पता है कि जो इंग्लिश है वही है जो हमें सिलेक्शन दिलवा सकती है और हमें अच्छी पोस्ट दिलवा सकती है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कीजिए, जैसे आप पहले मैथ की करते होते। फिर तो देखो इसमें इंग्लिश में क्या क्या है। इंग्लिश में जो पहले बात करूँ मैं, वो टॉपिक क्या है, वो है ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है आपको सबको ही पता होगा, आपने 10th लेवल में 12th लेवल में कभी ना कभी ग्रामर तो पढ़ी होगी। तो ग्रामर में जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक क्या है ना, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड से, मतलब जो एक्सेप्शंस होते हैं एसएससी में वैसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्रामर में भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, स्पेशली आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं जिससे कि आपका प्रीलिम्स अच्छे तौर से क्वालिफाई हो जाए और आपका जो मेंस में स्कोर है वो भी अच्छा हो। और फिर बात करते हैं दूसरा जो सेक्शन है वो है कौन सा, वोकेबलरी।
ठीक है। वोकेबलरी तो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आप इसे अगर लैंग्वेज की तरह ट्रीट करोगे तो आप जल्दी सीख पाते हो इसको, ठीक है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि ये एक सब्जेक्ट है तो वो आप कभी सीख नहीं पाओगे। और फिर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वही आपको कि भाई इंग्लिश समझना है आपको, कि इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी होती है, इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ है या क्लोज टेक्स्ट है, आपको कैसे उसको कॉम्प्रिहेंस करना है, कैसे समझना है कि इसका मीनिंग ये निकलेगा, इसका मीनिंग नेगेटिव जा रहा है, इसका मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है, ये सब चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इस ग्रामर सेक्शन की इंग्लिश में। तो ग्रामर सेक्शन में देख लो, मैंने अभी यहाँ पे 5 टॉपिक जो है वो मेंशन किए हैं स्पेशली, क्योंकि प्रीलिम्स में अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूं, तो उसी के लिए ये मैंने लिखा है कि जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं कहूँ एसएससी के सीजीएल के में जितने भी एग्ज़ाम आए हैं अभी तक, उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है एसएससी का ये वाला। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर देख के निकालोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक के मिलेंगे। तो आपको कुछ भी किसी भी हालत में आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करके जाना है, ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। फिर बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नाउन। नाउन का टॉपिक हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ें इसको कर पाओगे। तो उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन तो एक मैंने कहा कि भाई आप जब 7th 10th में होते हो तो आपको तब भी पढ़ाया जाता है, पर वो प्रीपोजिशन यहाँ पे काम थोड़ी कम आती है। यहाँ पे मोस्टली जो होती है फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हालांकि नॉर्मल प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्लोज टेस्ट में काम आएंगे। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो भी आपको करके जानी है। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो आप नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1 उसमें आप देख के जाना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में। फिर एक टॉपिक है कंजक्शन, ये भी एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। कंजक्शन से सवाल कई बार आते हैं, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ये सब क्या है ना, कंजक्शन है। और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन होते हैं कि अपने को कहाँ पे नॉट ओनली के साथ क्या यूज़ करना है, नो सुंदर के साथ क्या यूज़ करना है, आइदर और के साथ क्या करना है, सब अपने को पता होना चाहिए। और फिर एक टॉपिक आता है आर्टिकल। हालांकि कहने को ये छोटा टॉपिक है, पर जो टॉपिक छोटा होता है वही सबसे बड़ा क्या है, दगाबाज होता है। मतलब मैं कहूँ तो कि इस टॉपिक को करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आप समझ तो लोगे, पर जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि सर इसमें आर्टिकल में प्रॉब्लम क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाना है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो चलो आपने बता दिया कि इसमें एरर आती है, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर हम। तो इसमें सॉल्व करने का कोई रामबाण नहीं है, बस एक ही चीज़ है और वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आपको कोई टीचर चाहिए तो टीचर 2 है, एक तो रानी मैम है सबको पता है, और एक अमन वशिष्ठ सर हैं, ठीक है, उनका भी वीडियो काफ़ी अच्छा है, आर्टिकल का वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, उसमें आर्टिकल वाला जो वीडियो है या कुछ भी अपनी जो रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे की रहेगी तो वो मैं उसमें शेयर करता रहूँगा, आप उससे जुड़ जाना, ताकि आपको जो भी चीज़ें ना मिले, कहीं से सोर्स ढूंढने में पता चल नहीं रहा है तो मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, जैसी आपकी जो डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे, इसमें जो दूसरा सेक्शन आता है इंग्लिश का वो है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी की बात करते हैं तो वोकेबलरी मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट है एसएससी में, सीजीएल में या एमटीएस कहो, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करो, वोकेबलरी जो है वो स्पेशल होती है, क्योंकि वोकेब के थ्रू ही आप पूरी इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंस कर पाते हैं, आप उसकी सब चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, और उसी से आपके मार्क्स बनते हैं। तो इंग्लिश में देखो, आपका वर्नाकुलर सब्स्टिट्यूशन जो है OWS जिसको बोलते हैं, वो एक आते हैं, 2 पक्के आते ही है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको ये तो करके ही जाने हैं। सोर्स आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे वहाँ से करो, कई सोर्स है इसके। एडियम फ्रेजेस भी करके जानी है, साइनोनिम एंटोनिम एक ही बात है। ठीक है, ये आप किससे करना है, प्रीवियस ईयर जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे आपके पास नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, ठीक है, या फिर आपके पास SP बख्शी है, कोई भी हो, आप उससे करके जाना, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी।
अब इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि वोकेबलरी आपको किसी किसी को दिक्कत होती है, जैसे इनिशियली जैसे मैंने प्रिपरेशन जब शुरू की थी तो मुझे भी दिक्कत होती थी कि भाई मीनिंग याद नहीं रहते थे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, निमोनिक्स वगैरह की ट्रिक अपनाते हैं, पर जहाँ तक मेरे को लगता है निमोनिक्स वाली ट्रिक काफ़ी हद तक अपने को वही है कि हमें वो भी चीज़ें एक तरीके से याद ही करनी पड़ रही है। तो मैं आपको एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी वोकेबलरी और कितने टाइम में और कैसे याद की, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अब कल या परसों तक जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर एक है टॉपिक फ्रेजल वर्ब। ये जो टॉपिक है ये एसएससी में क्या है ना, मोस्टली पूछा जाता है, और ये टॉपिक जो है वो सबसे ईजी है कुछ नहीं। आपको मैक्सिमम अगर मैं इसमें बात करूं तो 100 से, एक मिनट रुकना, हाँ, तो आपको इसमें जो टॉपिक है इसमें लगभग 100 से 150 के अराउंड जो है फ्रेजल वर्ब है फिक्स। आपको उसको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको सबसे पहले मैंने दिया कैच, ठीक है, या मैं कहूँ पुट। तो आपको एक वर्ड लेना है और उस वर्ड की जितनी भी फिक्स ये जो फ्रेजल वर्ब है उसको पहले याद करना है। पर डे आप क्या करोगे, एक वर्ड लोगे और एक वर्ड की जितनी भी फ्रेजल वर्ब बन रही है उसके एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना है। अगर आपको मैं सोर्स की बात करूँ, ये कहाँ से कर सकते हो, तो रानी मैम ने अपने चैनल पे फ्री में पढ़ा रखा है, वहाँ से जाके कर लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग। तो आगे फिर बात करते हैं अब किसकी, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, जो कि आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा जब आप मेंस देने जाओगे। क्योंकि अभी मैं मेंस दे चुका हूँ तो मेरा रिजल्ट पेंडिंग है अभी, तो मेरे को पता है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन है वो कितना मैटर करता है इंग्लिश में आपके लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एक जो आता है टॉपिक वो क्या होता है, पैसेज। देखो पैसेज क्या होता है, अभी जब टीचर्स ने वेंडर चेंज किया है उसके बाद कई चेंजेज आए इंग्लिश में, कभी इजी आती थी, इस बार की मेंस की इंग्लिश थोड़ी अच्छे लेवल की थी। तो पैसेज में क्या होते हैं, आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, पहले जो आते थे कि आपको क्वेश्चन दिया और उसका जवाब सीधे मिल गया, अब वो जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से। अब जो पैटर्न है आपको पूरा डीप एनालिसिस आना चाहिए, आपको पैसेज की थोरोली अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, आपको तरीके आने चाहिए कि आपको पैसेज सॉल्व कैसे करना है ताकि आप उसके आंसर मैक्सिमम ला सको और भी मिनिमम टाइम में, ठीक है ना। हालांकि टाइम की इश्यू नहीं होता है मेंस में, पर प्रीलिम्स में इश्यू तो होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं या मैं कैसे सॉल्व करता था, ताकि मेरे जो क्वेश्चन है वो मोस्टली सही होते थे। तो पैसेज की बात करें तो आपको पैसेज में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको एक चैनल है इंग्लिश माध्यम नाम का चैनल, उसमें क्या होता है पर डे एक एडिटोरियल आता है, उसको आपको एडिटोरियल पढ़ना है और उसमें कुछ क्या है ना, पैराजम्बल जिसको हम PQRS बोलते हैं वो, और कुछ इसमें वोकेबलरी आती है। आपको वोकेबलरी आप चाहो तो छोड़ देना उसकी, बस आप उसका जो एडिटोरियल आता है उसको डेली पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और क्या है, सेकंड जो है वो क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको प्रीवियस ईयर ही करनी है, और क्लोज टेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, एक तो फिक्स प्रीपोजिशन, एक ग्रामर का रूल, ये आपको हमेशा माइंड में रखने हैं कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में दो चीज़ें हमेशा चलनी चाहिए, ग्रामर के रूल और फिक्स प्रीपोजिशन। क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसा होता है ऑप्शन में, कहीं हम अटक जाते हैं कि भाई अपने को इसमें क्या लगाना है। एक तो इफेक्ट भी आ गया राउंड में, जैसे मैं कहूँ कि कोई ऐसा एक ब्लैंक आ चुका है कि टेलीविज़न, या मैं कहूँ टीवी अफेक्ट या इफेक्ट द आइज। क्या लिखा मैंने, टेलीविज़न अफेक्ट्स, और एक है इफेक्ट, और एक है इफेक्ट। अब अगर आपको पता होगा कि आपको अगर कभी आपने जब इंग्लिश तैयार कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, आपने अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी इसका क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों ने दे दिया होगा खुद से ही। तो इसमें क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ड जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है। तो इसमें जो आंसर होगा, मैं आंसर की बात करूँ तो वो आएगा अफेक्ट।
अब आप कहोगे कि सर अफेक्ट्स और इफेक्ट में फ़र्क क्या है, तो अफेक्ट्स में और इफेक्ट में फ़र्क ये है कि अफेक्ट जो है वो क्या होता है, वर्ब होता है, जबकि इफेक्ट जो है वो इफेक्ट्स नहीं होता, सिर्फ इफेक्ट होता है, और इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, इफेक्ट्स भी हालांकि हो सकता है, ऐसा रॉन्ग नहीं है, सॉरी, इफेक्ट्स भी हो सकता है, कई सारे प्रभाव हो सकते हैं। अब देखो, ये तो बात होगी क्लोजर्स की। फिर बात करते हैं किसकी, PQRS। इसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है PQRS सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास एक जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आप जाओ रानी मैम के चैनल पे, और रानी मैम ने कई सारे पैराजंबल के सेशन लिए हैं अलग अलग प्रीवियस ईयर के, आप उसको सारा क्वेश्चन को देखो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जाना है एक और चैनल, उस चैनल पे जाके आप जब सर्च करोगे, वो है मनीषा बंसल, जो कि नियॉन क्लासेस की मैम हैं। उनके कुछ वीडियो दे रखे हैं उन्होंने PQRS को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। पहले आप वो पढ़ोगे, उसके बाद इस चैनल पे आओगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, और आपको लगेगा कि जो PQRS सॉल्व करना है वो सबसे ईजी टास्क है। ठीक है, ओके। फिर आप कहोगे कि सर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो मैंने जो इंग्लिश माध्यम नाम का ये चैनल बताया है, जो टेलीग्राम चैनल है, इसके बारे में आप वहाँ पे जब आप PDF ओपन करोगे तो उसमें आपको PQRS भी देखने को मिलेगी, 5 से 10 PQRS आपको डेली वो सॉल्व करने हैं। आपका जो पैराजंबल का सेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टाइम के साथ। ओके, अब जो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो होता है, या मोस्ट अवेटेड जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम सब जानते तो है, पर अपने पास इलाज ये नहीं है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कौन सा है, सबका बुरा दुश्मन, या कहूँ मेरा भी दुश्मन ही था वैसे, जनरल नॉलेज। हालांकि मैं आर्ट्स फील्ड से हूँ, फिर भी मेरा दुश्मन है। तो आप कहोगे कि सर हम तो क्या ही करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे तो कर सकते हो, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो जनरल नॉलेज में बात करें, तो जनरल नॉलेज में अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ एक तो स्टैटिक में, और एक मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ करंट अफेयर में। अब जो स्टैटिक जो पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन 3 भागों में डिवाइड है मेनली। अगर मैं बात करूँ 3 भाग कैसे, एक तो होता है स्टैटिक में सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे मैं कहूँ कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, या मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी भी वही है, और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में कोई पर्वत बदलने वाला नहीं है, कोई पठार बदलने वाले नहीं है, ठीक है, कोई माउंटेन बदलने वाला नहीं है, तो सब चीज़ें क्या है, स्टैटिक है। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है, वो सब चीज़ें स्टैटिक ही है, कौन सा डांस कहाँ का है, ठीक है, या मैं कहूँ कि भाई कौन से बंदा था, या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बांसुरी बजाता था, या बांसुरी का वादक है, ठीक है, या ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जैसे मिसलेनियस, जो ये टॉपिक है मिसलेनियस की बात करूं, तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई भारत की प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन सी थी, ठीक है, या मैं कहूँ कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर बात करूँ तो ये सारे जो टॉपिक है किस में इंक्लूड होते हैं, स्टैटिक में। और करंट अफेयर में आपको पता ही है, जो अब रिसेंट में जो अपनी सारी न्यूज़ जो चल रही है वो सब क्या है, करंट अफेयर है। अब क्या करते हैं, स्टैटिक में जितने भी टॉपिक है उसकी इंडिविजुअल बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये सब्जेक्ट्स है स्टैटिक में, वो तो पहला जो सब्जेक्ट है इसमें वो क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री में क्या है, आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री क्या है, मेनली 3 पोर्शन में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है, एक तो है एंशियंट, है, एक है मिडाइवल, और एक है मॉडर्न। तो ये 3 सेक्शन हैं। अब 3 सेक्शन में से अगर मैं कहूँ कि अभी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रायोरिटी पे कोई टॉपिक रखना है, तो सबसे पहले मिडाइवल और ये मॉडर्न। क्योंकि मिडाइवल जो है, मिडाइवल में भी आपको क्या ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत जिसमें कौन से रूलर आते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इसके बारे में। और अगर मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में भी आपको, अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास कम दिन है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जी को ज़्यादा टाइम दे पाऊं, तो आप क्या करोगे, जो लिमिटेड सेक्शन है जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, या फिर जितना भी अपना राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाओगे। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉलिटी।
पॉलिटी में क्या है, कुछ गिने चुने टॉपिक है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही, कॉन्स्टिट्यूशन से ही अलग अलग टाइप बनते हैं, उसी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पहले तो आर्टिकल। सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो करके जाओ, क्योंकि इसका कोई और उपाय है नहीं। आर्टिकल आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, चाहे आप नेमोनिक्स के थ्रू करो, चाहे आप अपनी कोई ट्रिक बना के करो, पर आपको याद करने हैं। आर्टिकल के बाद आता है वो है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और क्या है, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी मतलब आपके जो क्या बोलते हैं हिंदी में नीति निर्देशक तत्व, वो पढ़ के जाने हैं। और क्या पढ़ के जाना है आपको, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट वाला जो ये जो टॉपिक है, प्रेसिडेंट हो गया चाहे पीएम हो गया, ये सब आर्टिकल के थ्रू आपका कवर हो जाएगा उसमें, कि कौन से आर्टिकल में बता रखा है कि प्रेसिडेंट होगा अपने भारत में, या ऐसे बोलेगा कि कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। ऐसे सारे आर्टिकल आपको एक एक करके याद रखने हैं। और एक जो टॉपिक रह गया इसमें पॉलिटी में आपको जो पढ़ के जाना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, दूसरा कब हुआ, ये सब। और एक जो रह गया इसमें वो पढ़ना है आपको, कौन सा है, अनुसूचियाँ, हाँ, अनुसूचियाँ आपको पढ़ के जानी है कि आप में पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और एक जो रह गया टॉपिक वो है आपको सारे पार्ट जो है इसमें पॉलिटी में वो पढ़ के जाने कि पहला पार्ट किससे बिलोंग करता है, सेकंड पार्ट किससे बिलोंग करता है। जैसे मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो ये किस पार्ट से बिलोंग करता है, थर्ड से है, ठीक है। ऐसे सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो, अगर मैं कहूँ कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए तो सीधी सी बात है, ये पत्थर जैसी बात है कि पत्थर मार रहा है कोई सिर पे, क्योंकि उसके समझ में तो आना नहीं है। मैं भी आर्ट्स वाला ही हूँ तो मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। फिर भी मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो ज़्यादा टाइम इस पर अभी वेस्ट मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। पर फिर भी अगर मैं बता दूं तो आपको इसमें क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ के जाने हैं। और उसके लिए आप क्या करो, अगर खुद से समझ नहीं आ रहा है, बुक से नहीं समझ आ रहा है, तो आप कोई वीडियो लेक्चर उठा के देख लो किसी भी यूट्यूब पे जाके, ठीक है। आपको यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर प्रोवाइडेड होंगे कई लोगों के, तो उसमें देख लो, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिल जाएगी। जैसे इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, यूनिट्स होती है, मेजरिंग यूनिट्स, वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो सब पढ़ के जाने हैं आपको। केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री भी वही है, ठीक है, जैसे फिजिक्स है। केमिस्ट्री में बस आपको क्या है, फॉर्मूलाज वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिएक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स पूछे जाते हैं कि इस एलिमेंट्स का क्या बोलते हैं, परमाणु भार कितना है, या प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होती है, ठीक है, ये एलिमेंट्स किस ग्रुप में पाया जाता है, ये सब मतलब ये पूरा किससे रिलेटेड है, आवर्त सारणी से, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में तो अभी मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप पढ़ के मत जाओ। फिर भी आप कह रहे हो कि सर नहीं, हमें इकोनॉमिक्स के लिए टाइम मिल गया तो हम क्या करें, बैठे फ्री बैठने से बेटर है कुछ पढ़ें। तो इसमें आपको पढ़ के जाना है तो सिर्फ एक दो चीज़ें पढ़ के जानी है। एक तो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर, इसके बारे में। और आपको पढ़नी जानी है सारी जो योजना आयोग है, योजना आयोग में जितनी भी योजनाएं आई थी, ठीक है, वो आपको पढ़ के जानी है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी क्या है, बिल्कुल इजी है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ के क्या जानी है, रिवर्स। रिवर्स के बाद आपके पढ़ के जाने हैं माउंटेन्स, ठीक है। और क्या पढ़ के जाने हैं आपको, फील्ड, मैदान, ठीक है। और क्या हो गई ज्योग्राफी में, माउंटेन हो गए, फील्ड हो गए, रिवर्स हो गई, और जो भी माउंटेन हो गए, हाँ यही है। कुछ एक दो टॉपिक और होंगे शायद मेरी माइंड में भी नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना। यही इंपॉर्टेंट है और यही बार बार पूछा जाता है, कौन सी रिवर किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से निकलती है, माउंटेन कौन सा कहाँ पे है, किस देश में लोकेटेड है या कहाँ पे है, ऐसा सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, सबसे इजी टॉपिक है अगर मैं कहूँ मेरे अकॉर्डिंग।
हालांकि किसी के लिए हो सकता है टफ भी हो, पर बायोलॉजी जो है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने शरीर से रिलेटेड है, तो हमें सीखने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, हम जल्दी समझ जाते हैं इसके बारे में। तो बायोलॉजी में आपको जो स्पेशल टॉपिक है, जैसे उसमें क्या पढ़ के जाना है, एक तो विटामिन पढ़ के जाना है, एक आपको डिजीज़ पढ़ के जानी है, एक आपको सेल का स्ट्रक्चर है, सेल मतलब जैसे कोशिका है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ओके, बायोलॉजी में यह हो गया। और क्या पढ़ के जाना आपको, एक ब्लड, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस में पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको बेसिक आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गई जीके में सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको अभी पहले बताया कि आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या है, कुछ गिने चुने टॉपिक है जिसको आपको प्रेफरेंस देनी है और उसको पढ़ के जाना है। और आपको अगर कहीं ये टॉपिक ना मिले, लूसेंट में वैसे मिल जाते हैं काफ़ी टॉपिक, तो ना मिले तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, डांस एंड डांसर, और क्या है, जनजातियाँ, ठीक है, और क्या है, जनजातियाँ जैसे इंग्लिश में इसको ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। पेंटिंग मतलब चित्रकलाएँ, कौन सी पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है, और क्या है, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब शहनाई, कौन से शहनाई है जो किसने बजाई, शहनाई का वादक कौन है, शहनाई का आविष्कार किसने किया, ठीक है, ये सब चीज़ें। और टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब हम कहें कि भाई ये जो ओडिशा में जो टेंपल है वो कौन सा है, या कोई टेंपल दे देगा आपको कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, या टेंपल दे देगा उसके बारे में पूछ लेगा कि ये टेंपल बनाया किसने था, किसके ड्यूरेशन में बना था, कौन रूलर था, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल पूछने को मिलती है, तो आप ये चीज़ें पढ़ के जाओगे। ओके, अब बात करते हैं लास्ट जो है इसमें, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है ना, ऐसे तो कहने को कई सारे टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए, और करंट अफेयर भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो इसका, तो आपको मिनिमम ना करके भी आपको 6 मंथ का तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ्स का आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते और आप सोचते रहे कि सर अभी हमें टाइम नहीं है था, तो आप क्या करना, लास्ट के 1 मंथ में या 1 मंथ से पहले, आई थिंक अब्बास सर जो है, अब्बास सैनी सर है, वो क्या करते हैं, सुपर करंट अफेयर की क्या है ना एक PDF डालते हैं, तो आप उसको क्या है ना प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, आपके कई सारे क्वेश्चन उसमें से फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अब्बास सर की सुपर करंट अफेयर जो आएंगे वो आपको देख के जाना है, अगर आप इस 6 मंथ का करंट अफेयर नहीं करके जा रहे हो तो, ठीक है, सुपर करंट अफेयर। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें जो करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आप खुद से कर सकते हो, एक तो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या है कि भाई राष्ट्रपति कौन से हैं, ठीक है, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन से हैं, या फिर हमारे PM कौन से हैं, या फिर मैं कहूँ कि अपने प्रेसिडेंट का जो अभी सेक्रेटरी है वो कौन सा है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन सा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड मत करना। बुक्स एंड ऑथर में देखो ये स्टैटिक भी होगा और ये क्या होगा, करंट का भी टॉपिक होगा। स्टैटिक में आपको सारी बुकें, रिसेंट में जो मिसलेनियस पार्ट है लास्ट में उसमें मिल जाएगी, और आपको करंट की बुकें है वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको कवर कर लेना है। और फिर है एक स्कीम, स्कीम आपको किससे पढ़ के जानी है, स्कीम आप स्पेशली पढ़ोगे कि जो भी स्कीम आई है वो किस स्टेट से है, और अगर सेंट्रल लेवल पे कोई भी स्कीम आ रही है तो उसके बारे में आप क्या करोगे, पूरी नॉलेज रखोगे कि ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, कब शुरू की गई थी, कहाँ पे शुरू की गई थी। इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स आपको इसमें याद क्या रखना है कि अपने भारत की रैंक उसमें क्या है, कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है, प्रतिस्पर्धा इंडेक्स हो, चाहे कोई सा भी हो। और फिर क्या है, अवार्ड्स, अवार्ड्स भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, ठीक है, और कई अलग अलग आविष्कार है जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार वगैरह हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है जो आपके करंट अफेयर में चल रहे हैं अभी, ठीक है। 6 मंथ या फिर मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो तो 1 साल का लास्ट तक, 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि जीके भी एक टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना, ऐसे वास्ट है काफ़ी टॉपिक, तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते। तो यही है। ओके, अब आपका सेशन यहीं पे होता है ख़त्म। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी लगी कि हाँ हमारे कहीं पे काम आई है, ठीक है, और कुछ पॉइंट अगर आपको समझ में आए तो आप अपने डायरी में या किसी भी नोटबुक में जाके नोट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए हैं उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद
आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और ये आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे इस वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। काफ़ी लोगों तक इसको पहुंचाओ, ताकि इसका जो आपको पता ही होगा, वैसे मैं न्यू हूँ तो एल्गोरिथम आपको यूट्यूब का पता ही होगा कि मैक्सिमम लोगों तक जब शेयर होगा तभी इसका बेनिफिट तो है काफ़ी लोगों को मिल पाएगा। ओके, तो फिर हम अभी रखते हैं इसको। ओके, बाय।